रिहा कर दे कफस की कैद से घायल परिंदे को, रिहा कर दे कफस की कैद से घायल परिंदे को, किसी के दर्द को इस दिल में कितने साल पालेगा। एतबार साजिद का ये जबरदस्त शेर है सभी लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो एक चीज को दिल में लेकर बैठ गए हैं और दुनिया इधर से उधर हो जाए पर वो बात उनके दिल से जाती ही नहीं। चाहे वो बात किसी के खिलाफ कोई गुस्सा हो या वो बात किसी के लिए कोई मोहब्बत हो, कोई गिला हो, कोई शिकवा हो, बस वो दर्द लेके बैठे हुए हैं और इसे बहुत ही प्यार से, नाज से पाल रहे हैं। रिहा कर दे कफस की कैद से घायल परिंदे को, किसी के दर्द को इस दिल में कितने साल पालेगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जिंदा की, जिसका मतलब होता है प्रिजन, जेल, खाना, कैद। नहीं, वो जिंदा वाला, अलाइव वाला जिंदा नहीं है, ये जिंदा है। ऊपर एक बिंदु लगती है, जिंदा। तो आज हम प्रिजन की बात करेंगे कि प्रिजन मेटाफोरिकली क्या है, शायरी में कैसे इस्तेमाल किया गया है, किन कॉन्टेक्स्ट्स में इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा एक और लफ्ज है कफस, उस पे भी बात करेंगे। दोनों में थोड़ा फर्क है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अमूमन एक ही रहता है। तो ये सारी बातें होंगी। पहले तोता मैना हम अपना चलाएंगे, फिर मूड में आएंगे, फिर बात करेंगे। द क्विंट पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। अब आइए ना फील। द क्विंट पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात करने वाले हैं जिंदा की, जिसका मतलब है प्रिजन, जेल, कैद। कैद के जो मानी है वो कफस से भी कई बार शायर समझाने की कोशिश करते हैं। कफस का मतलब होता है केज, पिंजरा। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, इंटेंसिटी का डिफरेंस है। जिंदा इम्प्लाइज अ मोर सिवियर, बहुत ही सख्त कन्फाइनमेंट जब इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए जिंदा का इस्तेमाल किया जाता है। केज जो है वो थोड़ा लेस सिवियर है, मतलब वो लेस इंटेंस रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। केज पिंजरा होता है, पिंजरे में थोड़ी सी झिरियां भी होती हैं जिससे हवा और धूप आती जाती रहती है। जिंदा यानी प्रिजन, प्रिजन काल कोठरी भी हो सकती है, वहां पे सफरिंग ज्यादा होगी, कफस में सफरिंग थोड़ी कम होगी। तो सिर्फ इंटेंसिटी का थोड़ा फर्क होता है। लेकिन जब बात की जाती है कैद की, रिस्ट्रिक्शन की, कन्फाइनमेंट की, तो कफस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिंदा का भी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कफस पर बाकायदा अलग से एक एपिसोड मैं बनाऊंगी, इसीलिए आज जिंदा की हम बात करेंगे तो सिर्फ जिंदा पर ही, प्रिजन पर ही हम फोकस करेंगे। तो जब जिंदा की बात करते हैं तो तसव्वुर आता है डंजन्स का, डार्कनेस का, अंधेरे का, डिस्पेयर का। एक तरह का ऐसा एंट्रैपमेंट है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब शायरी तो ठीक है, शायरी के हवाले से तो समझेंगे, लेकिन जरा आप अपनी जाती जिंदगी में सोचिए, जिंदा क्या मानी रखता है आपके लिए। प्रिजन कहाँ कहाँ आपको अपनी जिंदगी में दिखते हैं। सबसे बड़ा प्रिजन तो दिमाग है। कई सारी चीजें हम अपने दिमाग पे ऐसे मुसल्लत कर लेते हैं, हमको ऐसा लगता है यही अल्टीमेट रियलिटी है, यही हमारी सच्चाई है, कि उन चीजों से बाहर निकलने के लिए हमको उम्र लग जाती है। हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम अपने आप को क्या कहानियां सुना रहे हैं। जैसे मेरा फियर है, बड़ा इरेशनल है, कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती हूँ, मुझे लगता है किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। एक बार पहले की बात है, जब हमने अपनी पहली जिंदगी की गाड़ी खरीदी थी, हम 23 साल के थे, हमें इतनी ज्यादा शऊर भी नहीं था, किसी भी चीज का शऊर नहीं था, तो गाड़ी चलाना तो फिर बहुत ही बड़ी बात लगती थी। खैर, जबरदस्ती करके हमने सीखी गाड़ी। तो एक राजेश भैया थे, उनको हमने रखा हमारी ट्यूशन के लिए गाड़ी चलाने के लिए। ऑफिस मेरा नोएडा में था, तब रेडियो स्टेशन था वहाँ पे, तब मैं सुबह का शो करती थी, तो मुझे ऑफिस जाना होता था 7 बजे। 7 बजे मेरा टाइम चेक होता था, माइक ऑन करके, सुबह के 7 बज गए हैं, गुड मॉर्निंग दिल्ली, और फिर एक बढ़िया सा गाना में चलाया करती थी। तो खैर, ये मेरी जिंदगी थी आज से 15-16 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी। खैर, तो राजेश भैया मुझे गाड़ी में लेके जाते थे, मतलब मैं ड्राइव करती थी, वो पैसेंजर सीट पे बैठते थे। मुझसे बोलते थे, तुमको तो गाड़ी ऐसी सड़क पे चलानी चाहिए जहाँ पे कोई परिंदा भी ना पर मारे, वहीं पे बस तुम अच्छा गाड़ी चलाओगी। तो एक बार क्या हुआ कि हम गाड़ी चला रहे थे, अकेले निकल गए बिना राजेश भैया की परमिशन के और हमारी गाड़ी से किसी की कोहनी ठुक गई। तो हमने अपने दिल पे वो ले लिया
वो जो खौफ था हमें हॉन्ट करने लगी, उससे हम इतने ज्यादा निराश हो गए कि हमने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। वो दिन है, आज का दिन है, स्टीयरिंग व्हील हाथ में नहीं ली है। तो ये एक तरह का प्रिजन है जिसमें मैं अपने आप को कैद महसूस करती हूँ, जिससे बाहर निकलना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। एक अंदर से आवाज आती, बहुत ही मीन नास्टी आवाज के, हे जब 20s में थी तब कौन सा तुमने तोप मार ली, अब तो 40 की होने वाली हो, अब कहाँ चलाओगी गाड़ी, बैठे रहो चुपचाप। तो बस डर के बैठ जाते हैं। अभी गंदी सी आवाज को कौन चुप करे, इसके लिए बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज चाहिए होता है। तो मैंने पूरी कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि जो गंदी सी आवाज अंदर से आती है, यही आपका असल प्रिजन वार्डन है। अब एतबार साजिद का जो आपको मैंने शेर सुनाया था, कितना अच्छा और कितनी सही बात कह रहा है ना, कि रिहा कर दे कफस की कैद से घायल परिंदे को। यहाँ कफस का रेफरेंस है रिस्ट्रिक्शन की बात करते हुए। एक शेर है जो कफस का मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है, लेकिन इसके बाद से जिंदा के ऊपर ही हम बात करेंगे। अंग्रेजी में अगर मैं आपको ये शेर सुनाऊं तो मोटा मोटा ये है इसका तर्जुमा, कि रिलीज द वुंडेड बर्ड फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ द केज, for how many years will you harbor someone else's pain in your heart? तो इसमें जो शायर है वो अर्ज कर रहा है टू फ्री द इंजर्ड बर्ड दैट इज ट्रैप्ड इन द केज। वो इंजर्ड बर्ड वो खुद को कह रहा है कि मैं घायल हो गया हूँ, आई एम वुंडेड। जो ट्रॉमा मैंने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है, जो मुझे गम लगे हैं, जिनको मैंने लगाया है और ज्यादा भूल नहीं पा रहा हूँ, उससे मैं बहुत ही हल्कान हो गया हूँ एंड आई फील ट्रैप्ड। सो दिस सिंबलाइजेस अ प्ली फॉर लिबरेशन। वो लिबरेट होना चाहते हैं ना सफरिंग से अपनी। ये एक तरह की कन्फाइनमेंट है जो उन्हें घोट रही है अंदर ही अंदर। फिर अगला मिसरा है कि किसी के दर्द को इस दिल में कितने साल पालेगा। दिस बेसिकली इम्प्लाइज दैट इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द सफरिंग। चाहे आप गुस्सा करें, किसी से नफरत करें, किसी से मोहब्बत करें, चलो गुस्सा भी छोड़ दो, नफरत और मोहब्बत की अगर हम बात करें, ये दो बड़े एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं। जब बहुत सारी नफरत आप किसी के लिए रख लेते हैं अपने दिल में, वो भी आपको बड़ा बेचैन करती है। आप गुस्से में ही रहते हैं, हमेशा झुंझलाहट में ही रहते हैं, उसमें भी लोग जो हैं आधे हो जाते हैं। फिर जब मोहब्बत होती है, उसमें भी लोगों का यही हाल होता है, गुस्सा होता है, उसमें भी ग्रीफ होता है। तो कोई चीज अगर आपको घुटन का एहसास देती है तो कौन सी अच्छी बात हो गई है उसमें? क्यों हम इतने सीरियस हो जाते हैं इतनी एक्सट्रीम मोहब्बत को लेकर, इतनी एक्सट्रीम नफरत को लेकर, कि लेट गो करना भूल जाते हैं। कई बार मैं आपसे बोल चुकी हूँ ये बात, एक बार फिर बोलती हूँ कि धोखा देना गुनाह होता है, धोखा खाना गुनाह नहीं है। किसी के दर्द को इस दिल में कितने साल पालेगा। There's a need for liberation in this मिसरा। चाहे वो दर्द फिजिकल हो कि इमोशनल हो, हीलिंग एंड मूविंग ऑन फ्रॉम पास्ट हर्ट्स इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। पूरी गजल सुनाए आपको, सुनिए। लिखते हैं, मुझे वो कुंज तन्हाई से आखिर कब निकालेगा, अकेलेपन का ये एहसास मुझको मार डालेगा। किसी को क्या पड़ी है मेरी खातिर खुद को जहमत दे, परेशान हैं सभी कैसे कोई मुझको संभालेगा। बस अगले मोड़ पर मंजिल तेरे आने ही वाली है, मेरे ऐ हम सफर तू कितना मेरा दुख बटा लेगा। शरीके रंज क्या करना, उसे तकलीफ क्या देनी, कि जितनी देर बैठेगा वही बातें निकालेगा। रिहा कर दे कफस की कैद से घायल परिंदे को, किसी के दर्द को इस दिल में कितने साल पालेगा। अब जिंदा का एक तस्वुर हबीब जालिब की नज़्म दस्तूर में भी है। मैं भी खाइफ नहीं तख्ते दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से। खाइफ खौफजदा, तख्तेदार यानी गैलोज, फांसी का तख्ता। तो क्या कह रहा है यहाँ पे शायर? वो कह रहा है दैट ही डज नॉट फियर द पनिशमेंट ऑफ डेथ।
मैं डरता नहीं हूँ तख्ताएदार से। आगे लिखते हैं, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। मंसूर कौन है? मंसूर हल्लाज। अगयार यानी दुश्मन। शायर कहता है कि दुश्मन से जाके कह दो कि मैं मंसूर हल्लाज हूँ। वो सूफी थे जिन्हें मार दिया गया था उनके बिलीफ की वजह से। हल्लाज ने अनल हक का नारा लगाया था, अनल हक, आई एम द ट्रूथ। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो खुद को खुदा कह रहे, ये तो बहुत ही खतरनाक इंसान है हमारे लिए। तो हल्लाज को इस वजह से एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे शायर खुद को कंपेयर कर रहा है टू मंसूर हल्लाज, which implies that he is ready to face the consequences for his beliefs. आगे लिखते हैं, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। तो कह रहा है कि why do you threaten with the prison walls, यानी कैद की दीवार से हमें क्यों डराते हो, मत डराओ, कोई फायदा नहीं है। अब जिसको डर ही नहीं है उसको क्या डराना। आगे लिखते हैं, जुल्म की बात हो जहल की रात को। जहल यानी इग्नोरेंस, कि चाहे आप जुल्म करें किसी के ऊपर या जिहालत की बात करें, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सो इट्स अ पावरफुल डेक्लेरेशन अगेंस्ट ऑपरेशन, अगेंस्ट इग्नोरेंस, कि आपकी टिरनी हमको कबूल नहीं है। भाई ये तो नज़्म मैं पूरी पढ़ूंगी आपके लिए, हबीब जालिब की दस्तूर। ध्यान से सुनिए। लिखते हैं, दीप जिसका महल्लत ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो ये जो नज्म है बहुत ही पावरफुल क्रिटिक है पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम का। ये नज्म लिखी गई थी जनरल अयूब खान की डिक्टेटरशिप के खिलाफ, जिसमें हबीब जालिब इस नज्म के जरिए उनकी पॉलिसीज से, उनकी रजीम से सख्त इख्तलाफ एक्सप्रेस करते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम का क्रिटिक है ये। इसके अलावा इस नज्म में आपको जस्टिस और इक्वालिटी के लिए एडवोकेसी करते हुए शायर सुनाई देगा। और हर दूसरे मिसरे में एक रिजेक्शन है टिरनी और ऑपरेशन के खिलाफ, कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, कि जो भी हुक्मरान है वो सुन ले, हम डरते नहीं हैं आपसे। आप हमें चाहे कितना घोटने की कोशिश करें, आप चाहे हमें कितना ऑप्रेस करने की कोशिश करें, हम घुटने वालों में से नहीं हैं। इसी तरह की एक और बहुत खूबसूरत नज्म है जोश मलिहाबादी की, जिसका नाम है शिकस्त जिंदा का ख्वाब। जोश मलिहाबादी के ऊपर एक बाकायदा मैंने एपिसोड बनाया था, उसका लिंक आपको कॉपी में मिल जाएगा, वो भी जरूर सुनिएगा। लिखते हैं, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। कि क्या हिंदुस्तान, जिसे आपने कैद खाना बना लिया है, अंग्रेज़ों से मुखातिब हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को तो भैया आपने एक प्रिजन बना लिया है, क्या ये प्रिजन अब कांप रहा है, क्या इसकी दीवारें कांप रही हैं तकबीरों की आवाज़ से। उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। जो यहाँ पे प्रिजनर्स आपने बना के रखा है मुल्क की आवाम को, वो उकता चुके हैं और वो अपनी जो बेड़ियां हैं वो तोड़ने पे आमादा हो चुके हैं। फिर आगे लिखते हैं, दीवारों के नीचे आ आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी। जिंदानी कौन? जो जिंदा में रहता है, यानी प्रिजनर। जिंदा इस प्रिजन, जो जिंदा में रहे वो जिंदानी। तो प्रिजनर्स यानी मुल्क की आवाम को कह रहे हैं कि दीवारों के नीचे आ आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तला तुम बिजली का, आँखों में झलकती शमशीरें।
कि कैद खाने की दीवारों के नीचे कैदी इकट्ठा हो गए हैं, उनके सीनों में बिजली कौंध रही है और आंखों में चमकती हुई तलवारें हैं, यानी अब वो तैयार हैं आपका सामना करने के लिए। डर उनका खत्म हो चुका है। आपको हम बता रहे हैं कि जो आप हरकतें कर रहे हैं उससे बाज आ जाइए, क्योंकि आपका जोर अब नहीं चलने वाला है। सो दिस पोएम इज अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेरी पावरफुल सीन ऑफ प्रिजन, और शायर एक पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई ये रिबेलियन हो रहा है यहाँ पर। As all the prisoners gather with determination and fiery resolve। बहुत खूबसूरत ये नज्म है। आप प्लीज वो एपिसोड मेरा जरूर सुनिएगा जिसमें मैंने ये पूरी नज्म आपके लिए एक्सप्लेन की है। पूरी नहीं, आई थिंक 2 पैसेजेस हैं। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट डू लिसन टू दैट एपिसोड उर्दूनामा का। तो कुल मिलाकर अगर जिंदा का आप थीम समझना चाहें तो बहुत ही उसके इट्स अ मल्टी फैसेटेड थीम। जिंदा जो है वो ऑपरेशन और इनजस्टिस सिंबलाइज करता है। जैसे भी मैंने आपको 2 नज़मों के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाए हैं कि जब किसी की फ्रीडम खत्म कर दी जाती है, उस तसव्वुर के लिए जिंदा का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो टिरनी हो किसी सरकार की, चाहे टिरनी हो किसी बादशाह की, उस कॉन्टेक्स्ट में जिंदा का इस्तेमाल करते हैं। फिर इंटरनल स्ट्रगल, जैसे मैंने शुरू में आपको अपने गाड़ी चलाने का एग्जाम्पल दिया था, उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जिंदा जो है वो हमारे इंटरनल स्ट्रगल्स के लिए एक बहुत पावरफुल सिंबल हो सकता है। हमारे इमोशनल कन्फाइनमेंट्स या जो हम अपने माइंड और सोल पे कॉन्स्ट्रेंट्स लगा देते हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। और इन कैफियत से जो इमोशंस निकल के आते हैं, वो इमोशंस होते हैं डिस्पेयर के, हेल्पलेसनेस के, अनफुलफिल्ड डिजायर्स के। तो घूम फिर के बात वहीं आती है कि हमारी जिंदगी का जिंदा क्या है और उसकी चाबी किसके हाथ में है। जो आपके कंट्रोल में है उसे कंट्रोल करें, जो नहीं है उसे जाने दीजिए। इतनी सी जान है, कहाँ कहाँ के गम लगा के बैठेंगे आप। चलिए अब इसी के साथ हम आ गए हैं पॉडकास्ट के एंड में, और आपकी कलम से का जो सेगमेंट है उसमें आज हम आपको सुनाएंगे एक बढ़िया सी गजल अनवारुल हक अनवार की। मेरा नाम अनवारुल हक है, अनवार मेरा तखल्लुस है, तो आप मुझे अनवारुल हक अनवार कह सकते हैं। उर्दू शायरी का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिदैन उत्तर प्रदेश के ज़िले संभल से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी तालीम दिल्ली में मुकम्मल हुई है और मैं दिल्ली में ही मुकीम हूँ। वालिद मोहतरम मरहूम शऊर उस्मानी साहब दिल्ली में लाइब्रेरियन थे, तो हमेशा से ही किताबों मैगज़ीन पढ़ने का मौका मिला। अम्मी अक्सर बहुत खूबसूरत शेर सुनाती रहती हैं और फिर शेर को बहुत खूबसूरती से समझाती भी हैं। हाउ स्वीट, मतलब अम्मियों के काम कितने अच्छे होते हैं ना। बेचारियाँ खाना भी पकाती हैं, ध्यान भी रखती हैं और फिर आपको शायरी भी पढ़ के सुनाती हैं और समझाती भी हैं। सच अ होलसम एक्सपीरियंस इट इज, है ना। फिलहाल जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, एक्चुअली नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी, अनवार खुद पढ़ के सुनाएंगे। पेश खिदमत है एक ताज़ा गजल। हर कोई शहर इश्क में बेजार बहुत है, एक तरफ चाहतों में गिरफ्तार बहुत है। चाहे जहाँ हूँ पास ही पाता हूँ उसे मैं, पायल की उसके हल्की सी झनकार बहुत है। आजाद हूँ पर कैद में जाने को है ये दिल, होने लगी अब हसरत दीदार बहुत है। खंजर क्यों वो उठाए जो हो मुस्कुरा के काम, कातिल है वो और साथ ही होशियार बहुत है। जब साथ में होते हैं गुजरता है बहुत तेज, जब साथ में होते हैं गुजरता है बहुत तेज। इस वक्त की होती कभी रफ्तार बहुत है। सब कुछ है मगर एक तो उसमें भी कमी है, दुनिया की ख्वाहिशों में गिरफ्तार बहुत है। मैंने वफा का मशवरा तो दे दिया उसको, मैंने वफा का मशवरा तो दे दिया उसको। हूँ जानता ये मशवरा दुश्वार बहुत है, ना शुक्रों को मिल जाए जहाँ वो भी लगे कम। बासब्र को एक साया ए दीवार बहुत है, बासब्र को एक साया ए दीवार बहुत है। अंधेरे में ये शोर कोई शम्मा जलाओ, हम कहते हैं एक मिसराए अनवार बहुत है। जब साथ में होते हैं गुजरता है बहुत तेज, इस वक्त की होती कभी रफ्तार बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा मुशायरे का फील आ गया है अनवार। अमेजिंग परफॉर्मेंस,
खंजर क्यों वो उठाए जो हो मुस्कुरा के काम, कातिल है वो और साथ ही होशियार बहुत है। ये तो कलीम आजिज का एक शेर है ना कि दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करो हो, सॉरी नॉट करे हो बट करो हो। बहुत खूब, बहुत खूब। आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कीजिए। मेरा नाम है फबेहा सैयद, जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है प्रतीक लिधु। दोनों में से जो भी आपको पसंद है फॉलो कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, लेकिन अपना एक मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिए और हमें बताइए कि हम अगले एपिसोड में क्या शामिल करें। आपकी गजल, आपकी नज्म अगर अच्छा गाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगला एपिसोड जो होगा वो बोरियत पर है। लाइफ बोरिंग हो जाती है तो क्या किया जाए, कुछ नुस्खे अगर आपके पास हैं तो पहले से बता दीजिए, लगे हाथों वो भी कवर कर लेंगे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते मिलती हूँ। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबेहा सैयद ने और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।